हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। एक भूली हुई दास्तां उसे याद आती है। वो तो एक बंजर जमीन से आया था, खामोश आकर्षणों की दुनिया से, जहाँ कहा कुछ भी नहीं जाता। मन ही मन में कुछ अरमान करवटें लेते हैं। अनबुझी इच्छाएं आती है और चली जाती है, और कस्बई सपने छतों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं। कुछ अनकहे धुंधले से अक्स स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं, जो ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं, बस पानी की दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं। उसका पूरा कस्बा, उसके कस्बे का अपना मोहल्ला, मोहल्ले की कई खिड़कियां भी उसे मौन हसरत से देखती दिखाई दी थी। कभी कभी बरसात के दिनों में लौटते हुए पाँव के निशान दिखाई पड़ जाते थे। ज्यादा बारिश हुई तो निशान पहले तो भरी आंख की तरह टपटपाते थे, फिर देखते देखते मिट जाते थे। वापस गए पैर फिर नजर नहीं आते थे। कुछ आंखें थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। कहीं कोई काजल लगी आंख उलझी थी, किसी खिड़की में हल्की सी कोई परछाई, किसी में इशारा करती कोई उंगली, कहीं शर्मा के लौटते हुए अधूरे अरमान, और कहीं किसी मजबूर की कोई दास्तान। अजीब दिन थे। नीम के झरते हुए फूलों के दिन, कनेर में आती पीली कलियों के दिन, न बीतने वाली दोपहरियों के दिन, और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन। आजादी से ठीक पहले का दौर था। रेलगाड़ियों में आरक्षण की सुविधा और सिस्टम नहीं था। अब उसे याद नहीं, विद्या शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी, इसलिए वे इलाहाबाद स्टेशन पे मिल ही जाते थे। विद्या फतेहगढ़ की थी। तीज त्योहार और फिर गर्मियों की छुट्टियां, अपने अपने घर जाने के लिए एक आध बार तो उससे ऐसे ही मुलाकात हुई। फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर एक दूसरे का इंतजार करने लगते। ना मालूम ये कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर तब तक एक रुकता जब तक दूसरा आ नहीं जाता था। अनकहे तरीके से ये तय हो गया था कि छुट्टियां होने वाले दिन की सुबह पहली पैसेंजर गाड़ी से सफर किया जाएगा। उन दिनों में कुछ तेज एक्सप्रेस गाड़ियां चलती थी, पर उन्हें पैसेंजर ही पसंद थी। उन दोनों को साथ साथ सफर करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे। अब भमरोली आएगा, अब मनोरी, अब सैयद सरावा, और फिर भरवारी और सिराथू, उसके बाद फतेहपुर, और फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वे साथ साथ पढ़ते थे, और किस स्टेशन पे कितनी जल क्षमता वाली टंकी विशाल कुकर मुत्ते की तरह खड़ी है, ये भी उन्हें याद हो गया था। इंजन किस स्टेशन पे पानी लेगा ये भी उन्हें पता था। कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक साथ व्यापता था। उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एकाएक एक साथ जुड़ जाते थे। अब यही, जैसे भरवारी स्टेशन के समोसे, अभी विद्या कहने को ही होती थी कि वो बोल पड़ता था, खट्टी चटनी, या फिर फतेहपुर की दही की पकौड़ियों पर मीठी चटनी। कभी कभी वो भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते थे। फिर कुछ स्टेशनों का साथ, और चाहते तो दोनों नहीं थे, पर कानपुर आ ही जाता था। विद्या वहीं उतरकर फतेहपुर वाली गाड़ी पकड़ती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी, जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था। बीच में बड़ी लाइन के कई प्लेटफॉर्म थे। उन दिनों टाटा या बाय बाय नहीं होता था, फ्लाइंग किस तो था ही नहीं। खामोशी की गहराई ही शायद लगाव का पैमाना था। विद्या चुपचाप उतरती थी। वह उसका झोला या टीन का छोटा बक्सा या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था। उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतजार कर लेती थी। विद्या अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी। वो उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था, क्योंकि तब तक उसकी मेन लाइन की गाड़ी छूट सकती थी। कानपुर से उसका सफर शिकोहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था,
जहाँ से वो ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मैनपुरी पहुंचा करता था माँ के पास। शिकोहाबाद से मैनपुरी तक के 3 स्टेशनों के नाम तो उसे याद थे, पर कहाँ किस स्टेशन पे पानी की टंकी थी और छोटे से सफर में कौन से पेड़ साथ दौड़ते थे, वे उसे याद नहीं थे। विद्या भी सफर में साथ होती तो शायद उसे वे पेड़ याद रहते। छुट्टियों से लौटने का दिन और इलाहाबाद तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी भी अनकहे तरीके से तय हो गई थी। वो लौटते समय कानपुर तक मेन लाइन की गाड़ी से आता था, लेकिन कानपुर से पैसेंजर ही पकड़ता था। छोटी लाइन से आकर विद्या उसे प्रतीक्षा करती मिलती थी। मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सफर करना, ये 2 साल चलता रहा। फिर वो वर्ष भी आया, गर्मियों की लंबी छुट्टियां हुई। वही इलाहाबाद स्टेशन, वही पैसेंजर गाड़ी, लेकिन इस बार स्टेशनों का नजारा कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिर औसत से ज्यादा खामोश थे। मुसाफिरों में चलती आपसी बातचीत के दौरान पता चला कि वे किसान खानदान पहले अलीगढ़ जा रहे थे, फिर वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे। आखिर कानपुर स्टेशन का यार्ड गुजरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्या को तो यहीं उतरना था। प्लेटफॉर्म आया, विद्या उतरी। हमेशा की तरह उतरकर उसने विद्या को सामान थमाया। तब विद्या ने इतना ही कहा था, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष ना आ सकूं। क्यों? घर वाले यही चाहते हैं। यह एक असहज सूचना थी, जिससे दोनों ने ही कुछ असहज महसूस किया था। उनके बीच अलिखित या अव्यक्त भावनाओं का रिश्ता तो शायद बहुत गहरा था, परंतु कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे। आखिर छोटी लाइन की अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वो पुल पर चढ़ने लगी। विद्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था और उसकी गाड़ी भी छूटने को थी। और बस तब इस दास्तान में इतना ही हुआ था कि पुल पर पहुंचकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ने से पहले विद्या ने अपना रुमाल ऊपर से गिराया था। उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी देकर खिसकने लगी थी। उसका डिब्बा भी काफी आगे था। उसने रुमाल को गिरते हुए देखा था। उसके लिए वो अटका भी था, पर प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को वो नहीं छोड़ पाया था। सफर तो सफर था। और फिर डिब्बे में उसका झोला लावारिस पड़ा था, जिसमें उसकी किताबें, कॉपियां और कलमें थी। विद्या का रुमाल तो वो नहीं उठा पाया, पर अपने सफर को भी वो नहीं तोड़ पाया। चलती गाड़ी में वो चढ़ा और अपनी जगह आकर बैठ गया। आगे का सफर जारी था, उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलीगढ़ होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे। विद्या का भी, जो गाड़ी बदलकर फतेहपुर की ओर चली जा रही होगी। बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि अगले साल अब विद्या नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया होगा और इन्हीं गर्मियों में उसकी शादी हो जाएगी। शिकोहाबाद जंक्शन आया तो वो उतर पड़ा। उसे मैनपुरी वाली गाड़ी पकड़नी थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का सफर अलीगढ़ की तरफ जारी था। उन गर्मियों के बाद फिर विद्या उसे नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ किस सफर पर निकल गई। बस इतना जरूर हुआ कि जिंदगी के इस लंबे सफर में जब भी वो कानपुर स्टेशन से गुजरा, तो वो रुमाल हमेशा उसे गिरता हुआ दिखाई देता रहा। दिखाई ही नहीं देता रहा, वो रुमाल सचमुच गिरता रहा। वो रुमाल आज भी गिरता है। फिर कई बरसों के बाद जब वो कई नौकरियों और कई शहरों को छोड़ता हुआ शहर मुंबई में टिककर काम करने लगा, तो उसे एक अजीब सा रहस्य भरा खत मिला। उसका लिफाफा खुद अपने सफर की कहानी बता रहा था। वह उसके पिछले कई पतों से रीडायरेक्ट होकर उस तक पहुंच ही गया था। उसने कई बार कटे हुए पतों को देखा था। सिर्फ उसका नाम ज्यों का त्यों था। मेहरबान हाथों ने अलग अलग लिखावट में उसका नया पता दर्ज किया था। तब उसे लगा था कि खत अगर मन से भेजा जाए तो कई जन्मों के बाद भी पहुंचने वाले तक पहुंच ही जाता है। 5 पतों से लौटे हुए लिफाफे को उसने बहुत एहतियात से खोला था। मजमून पढ़ा तो रहस्य बहुत गहरा गया था। लिखा था, अदीबे आलिया।
किसी को देख के दिल कोई नवाज़े फुँगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में, तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। किया गम ख़वार ने रुसवा, लगे आग इस मोहब्बत को, ना लाए ताब जो गम की, वो मेरा रास्ता क्यों हो। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ए संगे दिल, तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। खुदा हाफ़िज़। खत में कोई नाम नहीं था, पता भी नहीं था। उसे खत के संबोधन ने भी चौंकाया था। एकाएक उसका ध्यान विद्या की ओर गया था। मज़मून की बात की तो उसे अनुगूंज थी, वो उसकी हो सकती है। और फिर अदीबे आलिया वाला संबोधन, शायद वो उसकी ज़िंदगी की खोज खबर लेती रही हो। अंदाज से उसने पहला पता लिखा होगा कि शायद खत पहुंच जाए। फिर तो पते मेहरबानों ने बदले थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात तो ये थी कि विद्या तो साइंस की विद्यार्थी थी। उसे हिंदी तो फिर भी आती थी, लेकिन उर्दू का तो एक हफ्त भी नहीं आता था। और फिर अंत में खुदा हाफिज। नहीं नहीं, यह विद्या तो नहीं हो सकती थी। यह और कोई भी हो, विद्या नहीं हो सकती। और तब ये दास्तां और ज्यादा रहस्यमयी बन गई थी। आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब। हुआ ये था कि हुआ यह था नहीं सर, पहले ये सुनिए कि हुआ क्या है। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा था। उसका एक में तीन सहायक स्टैनो और अर्दली महमूद उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में टैली प्रिंटर से आई खबरों के कुछ खुरदरे कागज के टुकड़े थे। क्या हुआ है, उसने पूछा। महमूद ने खबरें उसके सामने रख दी। खबरों पर नजर डालते उसने शीशे की दीवार से बाहर देखा। हॉल में लंबे डेस्क के इर्द गिर्द शाम के शिफ्ट के सारे पत्रकार तेज तर्रार बातों में उलझे हुए थे, और दोनों समाचार संपादक तेजी से उसके कैबिन की ओर चले आ रहे थे। पहला सिटी एडिशन की मशीन पे जाने वाला था। बेसमेंट में मशीनों की चलने की हल्की थरथराहट वो महसूस कर रहा था। तब तक दोनों एडिटर उसके कैबिन में आ गए। सर, इस वक्त तो आपके फ्रंट पेज एडिटोरियल की जरूरत है। अभी आप डिक्टेट कर दें सर, तो पहले एडिशन में चला जाएगा। जरूरी भी है। ठीक है। कंप्यूटर रूम में बोल दो तैयार रहें, एक प्याला कॉफी ले आओ, उसने कहा तो महमूद हुक्म बजाने चला गया। उसने बजर देके उसे वापस बुलाया। फिर उसने जल्दी जल्दी डिस्पैचेस पढ़े। वही फिर हुआ था, सन 1948, 1965 और 1972 की तरह। कारगिल के इलाके में घुसपैठियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अघोषित आक्रमण किया है। लद्दाख में कारगिल, बटालिक, द्रास, मशको, तुर्क, जोजिला, काकसर, चिड़ियाल, दोद, हाथापाल क्षेत्रों की नियंत्रण रेखा को तोड़कर पाकिस्तानी फौजियों ने कई कई मील अंदर तक अपने अड्डे और बंकर बना लिए हैं। वैसे पाकिस्तानी फौजी अफसरों का कहना है कि वे घुसपैठिए इस्लामी मुजाहिदीन है, लेकिन असलियत यही है कि मुजाहिदीनों के भेष में वे पाकिस्तानी फौज है। इतना ही नहीं सर, समाचार संपादक ने कहा, पाकिस्तानियों ने 1972 के संधि पत्र का उल्लंघन किया है। इसी साल मित्रता, भाईचारे और व्यापार के लिए की गई लाहौर घोषणा की पीठ में छुरा भोंक दिया है। फौजियों की मूवमेंट तो प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा से बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज हो चुका है, इसलिए अपनी जान मान का बहुत नुकसान हुआ है। तो नजम सेठी से फोन मिलाओ। नजम सेठी? हाँ हाँ, नजम सेठी, एडिटर, फ्राइडे टाइम्स, लाहौर, पाकिस्तान। मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? जी, वो तो है, लेकिन सर, नजम सेठी इसमें क्या करेंगे? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी फौज का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। ये समस्या भारत की है। अगर ये मान भी लिया जाए
तो भी वे आए तो पाकिस्तान की धरती से है। यही तो सर, अगर पाकिस्तान लाहौर घोषणा पत्र में दी गई दोस्ती की शर्त से सहमत है, तब तो उसका फर्ज बनता है कि वो घुसपैठियों को अपने इलाके से गुजर कर भारत की सीमाओं में पहुंचने से रोके। सर, अगर ये हमला युद्ध में बदल गया तब तो बड़ा नुकसान होगा। दोनों मुल्कों में नुकसान सिर्फ अवाम का होगा। इसलिए तो मैं फौरन नजम सेठी साहब से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और अवाम परस्त पत्रकारों की आवाज ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती है। तब तक दूसरा न्यूज एडिटर कारगिल में मारे गए सैनिकों की लिस्ट ले आया। सर, ये है हमारे अब तक के शहीद सिपाहियों और वायु सैनिकों की लिस्ट, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी कुर्बानी दी है। नागालैंड के सिपाही से लेकर कोटा राजस्थान, बिहार कर्नाटक, कन्याकुमारी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र पंजाब, हरियाणा के जाबाज सिपाहियों और जाबाज शहीदों के नाम इसमें दर्ज हैं। अर्दली, उसने आवाज लगाई। यस सर। महमूद ने हाजिरी दी। डिक्टेशन लो, लिखो। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की। अब इससे आगे की कहानी हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए विश्राम यहीं देते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।